दोस्तों नमस्कार। सोचिए आपकी फैमिली का कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, पार्टीशन का केस चल रहा है और उसमें कॉम्प्रोमाइज़ फाइल हो जाता है और डिक्री पास हो जाती है और केस फाइनली डिस्पोज ऑफ हो जाता है। तो सब सोच के बैठे हैं कि अब जो भी जिसके हिस्से आना था वो आ गया। लेकिन फिर 25 साल बाद ये कॉम्प्रोमाइज़ जो डीड हुई थी वो क्वेश्चन होती है और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट भी इंक्लूडिंग हाई कोर्ट एंड ट्रायल कोर्ट ये सब अपना एक वर्डिक्ट पास करते हैं जिससे कि जो वो कॉम्प्रोमाइज डीड थी वो कैंसिल कर दी जाती है और ये अफर्म होती है, जैसे मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट तक इसको अफर्म कर दिया जाता है। तो मैटर क्या है? मैटर है एक पार्टीशन सूट का जो बिहार का मैटर है। 1989 में एक प्रॉपर्टी जो होगी फैमिली की उसके लिए एक पार्टीशन सूट डाला गया था और 94 में एक कॉम्प्रोमाइज डीड कोर्ट में फाइल होती है। कोर्ट में फाइल होने के बाद क्या कहते हैं 97 में अपना फाइनल डिक्री भी पास हो जाती है और 25 साल तक मामला ऐसे ही रहता है। लेकिन फिर ये मामला उठता है जब प्रॉपर्टी के जो पोजेशन है वो लेने का टाइम आता है या किसी पोजेशन का किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन पार्टी से लेने के लिए दूसरी पार्टी पहुंचती है तो उनके नोटिस में ये मैटर आता है। तो मैटर यहाँ ये है कि कैन योर लॉयर कॉम्प्रोमाइज योर केस विदाउट टेकिंग योर कंसेंट। तो अगर मान लो कॉम्प्रोमाइज अपना कॉम्प्रोमाइज के ऊपर डिक्री पास हो भी जाती है, क्या डिकेड्स के बाद उसको चैलेंज किया जा सकता है? आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट का फ्रेश जजमेंट जो कि एडवोकेट्स के लिए, प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए और लिटिगेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा ये केस बिहार का है तो डिफेंडेंट्स कोर्ट में पहुंच रहे हैं। डिफेंडेंट्स के जो लीगल हेयर है एक्चुअली वो कोर्ट में पहुंचते हैं 25 साल बाद, क्योंकि उनको डिस्पोजेस करने की कोशिश की जाती है। तो उनकी उस टाइम उनकी नोटिस में ये कॉम्प्रोमाइज डीड आती है। तो उन्होंने क्या प्ली ली? उन्होंने ट्रायल कोर्ट में पहले प्ली ली कि हमारे फादर ने कभी कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं, उनके सिग्नेचर ही नहीं है, जो कॉम्प्रोमाइज है फ्रॉड से ऑब्टेन किया गया है, सिग्नेचर जेन्युइन नहीं है, जो वकालतनामा है वो भी जेन्युइन नहीं है, वकालतनामे को भी क्वेश्चन किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एडवोकेट के पास कॉम्प्रोमाइज करने का कोई राइट ही नहीं था कि उसने एडवोकेट ने कंसेंट ही नहीं लिया था पार्टी का। तो ट्रायल कोर्ट ने कॉम्प्रोमाइज डिक्री कैंसिल कर दी थी, हाई कोर्ट ने भी उस डिसीजन को अपहोल्ड किया। जैसा कि मैंने कहा कि तीनों कोर्ट्स ने अपना नीचे की कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट तक ये अपहोल्ड हुआ है। और क्यों अपहोल्ड हुआ है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। अब मैटर फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तो वहां ये क्वेश्चन था कि कैन अ लॉयर कॉम्प्रोमाइज योर लीगल राइट्स विदाउट योर एक्सप्रेस परमिशन। कोर्ट ने ऑर्डर 23 रूल 3 ऑफ द सिविल सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड को एक्सप्लेन किया। इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग कोर्ट कॉम्प्रोमाइज डिक्री तभी पास कर सकता है जब कॉम्प्रोमाइज लॉफुल हो, रिटर्न हो और पार्टीज का कंसेंट एक्सप्रेस हो, क्लियरली एस्टेब्लिश हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट सिर्फ कॉम्प्रोमाइज रिकॉर्ड करने वाली एक मशीन नहीं है, कोर्ट को सारे सर्कमस्टांसेस भी देखने चाहिए। जज की ड्यूटी वेरीफाई करना होता है कि कॉम्प्रोमाइज जेन्युइन है कि नहीं है और कॉम्प्रोमाइज से पार्टी के लीगल जो लीगल राइट्स है वो अफेक्ट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो कोर्ट को सेटिस्फाई होना होगा कि जो पार्टी ने एक्चुअली कंसेंट दिया है कि नहीं है, कंसेंसुअल है कि नहीं है जो कॉम्प्रोमाइज डीड है। तो और यहाँ आता है जजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर वर्ड्स में कहा है कि अ लॉयर इज योर रिप्रेजेंटेटिव, नॉट द ओनर ऑफ योर लीगल राइट्स। तो एडवोकेट कोर्ट में आर्गुमेंट्स कर सकता है, स्ट्रेटजी डिसाइड कर सकता है, प्रोसीजरल डिसीजन ले सकता है, लेकिन जब बात आती है प्रॉपर्टी सरेंडर करने की या राइट्स सरेंडर करने की, जब बात राइट्स पे आती है किसी पार्टी के, जिस पार्टी को एडवोकेट रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक कॉम्प्रोमाइज आपके राइट्स को कॉम्प्रोमाइज करने की, तो लॉयर के पास एक्सप्रेस अथॉरिटी होनी चाहिए। अब एज फार एज आई एम कंसर्न, हमारे तो हम तो ये होता है कि पार्टी उस टाइम कोर्ट में ही हो जब ये कॉम्प्रोमाइज डीड वगैरह हम कोर्ट में फाइल करते हैं या प्लेस ऑन रिकॉर्ड करते हैं। तो मैक्सिमम 99.9% तो पार्टी साथ ही होती हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में पार्टी नहीं थी, सिर्फ एडवोकेट ने डिफेंडेंट के पार्ट पर यह कॉम्प्रोमाइज कोर्ट में कर दिया था और इसी कॉम्प्रोमाइज को इतने सालों बाद फिर क्वेश्चन किया गया।
सिर्फ वकालतनामा होने का मतलब ये नहीं है कि एडवोकेट क्लाइंट की प्रॉपर्टी का कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, जैसा कि मैं अभी कह रहा हूँ। कोर्ट ने पुराने लैंडमार्क जजमेंट्स को भी वहाँ रेफर किया, और एक्स्ट्रा अनलेस देयर इज ऑथराइजेशन और एक्स्ट्रा सर्कमस्टांसिस लॉयर क्लाइंट का सब्सटेंटिव लीगल राइट सरेंडर नहीं कर सकता। रिकॉर्ड पर ऐसा कोई एविडेंस नहीं था जिससे प्रूव हो सके डिफेंडेंट ने अपने एडवोकेट को कॉम्प्रोमाइज़ करने की परमिशन दी थी, पर्टिकुलर इस केस में। सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि कॉम्प्रोमाइज ऑर्डर 23 रूल 3 के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं था। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है 25 साल बाद चैलेंज, लाइक जो लिमिटेशन का पार्ट आता है, डिले का पार्ट आता है, वो कैसे कंडोन किया गया। नॉर्मली तो लिमिटेशन लॉ के हिसाब से ऐसे केसेस को एंटरटेन नहीं किया जाता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ ऑफ लिमिटेशन इज इंपॉर्टेंट बट इट कैन नॉट बिकम अ शील्ड टू प्रोटेक्ट एन इलीगल एक्ट। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एप्लीकेंट्स का कहना था कि कॉम्प्रोमाइज डिक्री का पता उनको तब चला जब उनसे, लाइक मैंने पहले कहा है कि ये पोजेशन लेने के लिए जब दूसरी पार्टी आई, और क्योंकि कॉम्प्रोमाइज की लीगलिटी ही डाउटफुल थी, कोर्ट ने डिले को इग्नोर कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक वार्निंग दी है कि यह डिसीजन हर ओल्ड केस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। हर 20-25 साल पुराने या बहुत 3-4 डिकेड पुराने केसेस को भी लेकर लोग खड़े हो सकते हैं, तो हर केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये रिलीफ एक्सेप्शनल फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस के को देखते हुए दिया गया है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपील को डिसमिस कर दिया और कॉम्प्रोमाइज डिक्री कैंसिल कर दी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पार्टीशन का सूट है वो दोबारा फ्रेश डिसाइड होगा, चाहे 37 ईयर ही क्यों ना बीत गए हों, 37 साल बाद भी इसको फ्रेश डिसाइड करना पड़ेगा पार्टीशन सूट को। इस जजमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलते हैं, लाइक क्लाइंट की एक्सप्रेस कंसेंट के बिना कॉम्प्रोमाइज डेंजरस हो सकता है, और जो डिसीजन है वो अल्टीमेटली क्लाइंट का ही होगा। अगर एडवोकेट की अथॉरिटी, कहने का मतलब है कि एडवोकेट की अथॉरिटी अनलिमिटेड नहीं है। सेकंड पार्ट में क्लाइंट के सब्सटेंटिव राइट्स पे जब बात आती है तो क्लाइंट का डिसीजन ही होना चाहिए और क्लाइंट का डिसीजन ही चलेगा। अगर तीसरी बात है कि तीसरा पॉइंट है कि अगर कॉम्प्रोमाइज इलीगल तरीके से, इलीगल प्रोसेस से कराया गया है या किया गया है, तो सिर्फ लिमिटेशन के नाम पर, टेक्निकलिटीज के नाम पर कोर्ट उसे प्रोटेक्ट नहीं करेगी। स्पेशली ये कोर्ट ने कहा कि जस्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन टेक्निकलिटीज, स्पेशली व्हेन समवंस वैल्यूएबल लीगल राइट्स आर इन्वॉल्व्ड। तो आपका क्या ओपिनियन है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल ओल्ड कॉम्प्रोमाइज को कैंसिल करके ठीक किया? क्या लिमिटेशन लॉ जो है वो एप्लीकेबल होना चाहिए था, स्ट्रिंजेंटली होना चाहिए था? और क्या और मैटर्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा? एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न, जो और ऐसे मैटर हो जो जस्टिफाइड होंगे अपने सर्कमस्टांसिस के हिसाब से, तो उनको भी ये रिलीफ मिलने के बहुत चांसेस है। अगर आप लोगों के यहाँ, आप लोगों के रिलेटिव्स के यहाँ कोई ऐसा मैटर हो जो कि धोखे से या इलीगली कोई कॉम्प्रोमाइज़ कराया गया हो, तो आप भी उसको चैलेंज कर सकते हैं। पर अल्टीमेटली बात यहाँ आती है कि आपको उसकी जो इंफॉर्मेशन है, पर्टिकुलर उस फैक्ट की इंफॉर्मेशन है कि ये इलीगल है या ये कॉम्प्रोमाइज़ कब हुआ, उसकी इंफॉर्मेशन आपको कब मिली थी, तो जो लिमिटेशन है फिर वहाँ से वो स्टार्ट होती है। तो आप भी इससे हेल्प लेके अपनी किसी एडवोकेट से डिस्कशन करके अपने राइट्स को सिक्योर कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे फिर मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ।